जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हिस्ट्री स्पेशल है और ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं, जैसे कि दोस्तों आर ये एग्जाम और दोस्तों यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी एसआई, आरपीएफ एसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, या जो भी एग्जाम है जिसमें दोस्तों हिस्ट्री पूछी जाती है तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा स्पीड से कराएंगे और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, सभी साथी क्लास से जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए देरी न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, अजातशत्रु किसका बेटा था। तो दोस्तों आपसे इसमें पूछा है अजातशत्रु जो था ये किसका बेटा था। तो दोस्तों ये बिंबिसार का बेटा था। ठीक है, राइट आंसर है इसका ए, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक है जो मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। ये दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मगध साम्राज्य से संबंधित शासक कौन सा नहीं है। तो जैसे कि दोस्तों इसमें दे रखा है, यानी बिंबिसार, महापद्मनंद और अजातशत्रु ये सभी दोस्तों मगध साम्राज्य से संबंधित हैं, लेकिन राजाधिराज ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अबू स्थित मैसूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। बताएं दोस्तों, इनमें से ही बता दीजिए किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर इसका डी। ठीक है, जैन धर्म। चलिए दिलवाड़ा जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इसने, बिंबिसार किस वंश के राजा थे। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है जो बिंबिसार थे ये किस वंश के राजा थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों बिंबिसार जो हैं ये किस वंश के राजा हैं। ये हैं दोस्तों हर्यंक वंश के हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश के हैं ये बिंबिसार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देखते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। यानी इसमें पूछा है आपसे कौन से धर्म से संबंधित हैं 24 तीर्थंकर, ये बताना है आपको। तो दोस्तों इससे मतलब है यानी कि जैन धर्म से संबंधित थे। 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। यह भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं सभी साथी, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। चलिए बताते हैं दोस्तों, जो कैवल्य है दोस्तों ये किस धर्म से संबंधित है। ये है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैन धर्म राइट आंसर है इसका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं। तो दोस्तों यह है पाली भाषा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, पाली भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। पीडीएफ बनाने में भी अधिक मेहनत लगती है, आपको पता ही है दोस्तों, और क्वेश्चन को छांटने और टाइप करने में काफ़ी समय बर्बाद होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस समय को बचाने के लिए आप सभी अपने भाई बहन को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। त्रिपिटक है ये जो है दोस्तों ग्रंथ है ये किस धर्म से संबंधित है, यहाँ पर इसके बारे में बात बताई गई है। ठीक है, तो त्रिपिटक जो है ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। राइट आंसर है इसका बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, बौद्ध धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं दोस्तों,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य से थे? गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य से थे? तो दोस्तों गौतम बुद्ध जो थे ये थे दोस्तों शाक्य से। राइट आंसर इसका डी, ठीक है, शाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल में परीक्षा चल रही है। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों ये युद्ध जो हुआ था कलिंग का, ये हुआ था 261 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी कि 261। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। दोस्तों हिस्ट्री में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं इस बात की। आप दोस्तों हिस्ट्री में पूरे क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। बस एक बार इस क्लास से जुड़े रहिए दोस्तों अंतिम समय तक, जब तक दोस्तों मैं हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा तभी तक जुड़े रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा, गारंटी से बोल रहा हूं दोस्तों। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? यानी कि कौन से नंबर की थी दोस्तों, कौन सी बौद्ध परिषद थी, यहां पर इसके बारे में बात की गई है। तो दोस्तों वह थी पहली। राइट आंसर है इसका ए, ठीक है, पहली। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, गौतम बुद्ध से संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर है इसका पाटलिपुत्र, राइट आंसर पाटलिपुत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अशोक किस राजवंश के राजा थे? बताना है दोस्तों अशोक किस राजवंश का राजा था। तो दोस्तों यहां पर अशोक के बारे में बात की गई है, यानी कि अशोक जो थे ये किस राजवंश के राजा थे। यहां पर दोस्तों ये हैं मौर्य राजवंश के। राइट आंसर है इसका वी, ठीक है, मौर्य। राइट आंसर है दोस्तों वी, यानी कि मौर्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं, यहां पर ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और परीक्षा में पूछे गए भी हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहां पर फिर से पूछा है बिंदुसार किसका पुत्र था? बताएं दोस्तों, यहां पर फिर से पूछा है बिंदुसार जो था ये किसका पुत्र था। चलिए बता देते हैं इसको। तो दोस्तों बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त का है, ठीक है, किसका पुत्र है? चंद्रगुप्त का। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए देख लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, यहीं पर इसका आंसर बता देना, तीन ऑप्शन में से ये, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी। यानी दोस्तों इसने पूछा है जो राजा हर्षवर्धन थे, राजा हर्ष, इन्होंने अपनी राजधानी को कहां से कहां तक स्थानांतरित किया था, यानी कौन से स्थान से कौन से स्थान पर ट्रांसफर किया था, यह बताना है आपको। चलिए बताते हैं, जो राजा हर्ष हैं दोस्तों, तो इन्होंने अपनी राजधानी को यानी कहां से, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था, ठीक है। कहां से मूव्ड की थी? थानेश्वर से कन्नौज को मूव्ड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर है दोस्तों यानी कि सी, थानेश्वर। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कन्नौज, थानेश्वर से कन्नौज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था ये 340 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 340। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? यहां पर इसको देख सकते हैं दोस्तों, चाणक्य के बारे में बात की गई है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षा में बिल्कुल भी नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लोड फेर के दोस्तों यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसलिए आपसे पहले से ही बता रहा हूं दोस्तों, इस हिस्ट्री की क्लास को कंप्लीट देख लेना दोस्तों, मैं हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं कटने वाला।
हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद में फिर कराएंगे दोस्तों भूगोल, ठीक है। और यानी उससे पहले हम साइंस भी करा सकते हैं, लेकिन पहले कराएंगे हिस्ट्री। चलिए देखते हैं, चाणक्य का अन्य नाम बताना है आपको क्या है। तो दोस्तों चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे, यहां पर यह बात की गई है। बताएं दोस्तों चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। तो दोस्तों ये जो थे चाणक्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों, इनका अन्य नाम होता है कौटिल्य। राइट आंसर, यानी चाणक्य का अन्य नाम होता है दोस्तों कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के प्रमुख सलाहकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश का था। बताएं दोस्तों कौन सा शासक है इनमें से जो कुषाण वंश का था। चलिए बताते हैं, कुषाण वंश का शासक इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों कुषाण वंश का है कंठविशेष। कंठविशेष द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कंठविशेष, ठीक है। राइट आंसर इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल डबल इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए, चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है। अभी बता दिया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है। तो बताएं दोस्तों इनका अन्य नाम कौन सा है चाणक्य का। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। चाणक्य का अन्य नाम क्या है। तो चाणक्य का अन्य नाम होता है दोस्तों कौटिल्य। कौटिल्य ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, ये काफी अच्छे क्वेश्चन हैं और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो दोस्तों जैसे कि एसएससी एमटीएस और दोस्तों सीजीएल की परीक्षाएं चल रही हैं अपनी, तो उससे संबंधित यानी ये क्लास भी है, ठीक है। इस क्लास को ले लेना दोस्तों, यानी इस क्लास में से भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन भी फंसेंगे दोस्तों, ठीक है, एसएससी एमटीएस और सीजीएल में, ठीक है। यहां से इस क्लास को कंप्लीट देख लेना दोस्तों, ये हर एक एग्जाम के लिए है, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, यानी सेंट्रल का एग्जाम हो उसके लिए भी है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों सीआईएसएफ हो गया, एसएससी जीडी होती है ये, इस प्रकार का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कनिष्क के राजवैद्य कौन थे। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे, बताएं दोस्तों कनिष्क के राजवैद्य कौन हैं। चलिए बताते हैं, तो दोस्तों कनिष्क के राजवैद्य जो हैं ये चरक हैं, ठीक है, चरक संहिता, ऑप्शन नंबर चरक। राइट आंसर है इसका यानी कि वी, ठीक है, चरक, ऑप्शन नंबर वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है। चलिए देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर इसको दोस्तों नोट कर सकते हैं। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी साथी क्लास से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका राइट आंसर है यानी कि किस धर्म को, जल्दी से बताएं किस धर्म को स्वीकार किया था, किसने, कलिंग युद्ध के पश्चात किसने दोस्तों, अशोक ने। तो दोस्तों अशोक ने है बौद्ध धर्म को। राइट आंसर है इसका डी, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। बताएं दोस्तों किस साम्राज्य को माना जाता है हिंदू का यानी कि हिंदुत्व का स्वर्ण युग, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए ये माना जाता है दोस्तों यानी कि गुप्त को। राइट आंसर है इसका वी, ठीक है, गुप्त, ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। बताएं दोस्तों किस लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। चलिए बताते हैं दोस्तों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का। राइट आंसर है डी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ब्राह्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे।
यहाँ पर चलिए बताते हैं दोस्तों, यानी जो पृथ्वीराज हैं इनके पिताजी का नाम पूछा है, इनके पिता कौन थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपने पहले ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। ये हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, तो इनके पिताजी हैं दोस्तों सोमेश्वर चौहान। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सोमेश्वर चौहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, आप इनको देख सकते हो दोस्तों। चलिए, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे, आपको बताना है। आर्यभट्ट और कालिदास जो थे ये किस गुप्त शासक के दरबार में थे। ये थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, चलिए देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान ने यानी किससे विवाह किया था। पृथ्वीराज चौहान ने इनमें से किससे विवाह किया था। वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी दोस्तों। वह कौन थी, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों वह कौन थी, ये थी दोस्तों संयुक्ता। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, संयुक्ता। ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि वी, ठीक है, संयुक्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बताएं दोस्तों, किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए बताते हैं, ये कहा जाता है दोस्तों गुप्त साम्राज्य। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, गुप्त साम्राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, बताएं सभी साथी। संगम साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे। तो दोस्तों ये हैं, यानी कि कौन है, पांड्य। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, पांड्य। ऑप्शन नंबर पांड्य, ठीक है। यहाँ पर पांड्य इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पांड्य ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। घटोत्कच, घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था। बताएं दोस्तों, घटोत्कच जो था ये किस साम्राज्य का राजा था। ये था दोस्तों यानी कि गुप्त साम्राज्य का। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, गुप्त साम्राज्य। ऑप्शन नंबर गुप्त साम्राज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था। बताएं दोस्तों, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था। चलिए बताते हैं दोस्तों, ये बनवाया था दोस्तों यानी कि पल्लव राजाओं ने, पल्लव राजाओं ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पल्लव राजाओं ने बनवाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को दोस्तों काटकर थोड़ा छोटा कर दिया गया है, यानी कि शॉर्ट कर दिया गया है, ताकि दोस्तों कम समय में अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाएं शॉर्टली, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं इसमें लगाने को इतना लंबा लगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा राजा था, यानी जिसने महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था। ऐसे करके कितना लंबा क्वेश्चन बना दिया। नहीं दोस्तों, हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन लाते हैं, यही, ठीक है। काफ़ी लंबे क्वेश्चन होते हैं, ये पीडीएफ में आएंगे भी नहीं दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर, पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। पीडीएफ बनाने में काफ़ी समय लगता है और क्वेश्चन को छांटने में भी और टाइप करने में, ठीक है। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, इनमें से वह कौन सा है दोस्तों जो तराइन के युद्ध से संबंधित है। तो दोस्तों यह है यानी कि 1191। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। चोलों के समय की बात है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बताएं सभी साथी, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह है दोस्तों तंजावुर में। राइट आंसर है इसका ए, तंजावुर। ऑप्शन नंबर
ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? बताएं दोस्तों, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रथ। क्या नाम है दोस्तों? रथ। ठीक है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम रथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लगभग 712 में सिंध पर विजय किसने प्राप्त की थी? बताएं दोस्तों, सिंध पर विजय किसने प्राप्त की थी? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों सिंध पर जो विजय प्राप्त की थी वह किसने की थी? ये की थी दोस्तों यानी कि अरबों ने। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अरबों ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखिए लगभग ABCD, तो यहाँ पर इसको अरबों ने कर, ठीक है, क्या करना है दोस्तों? अरबों ने, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यानी कि कौन सा है? 458 में हुआ था। प्रथम हूण आक्रमण 458 में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों बताना है इसमें, जो दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर हैं यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं, यह बात की गई है इसमें। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों वे कौन से राज्य में स्थित हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर? ये राजस्थान में है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर भी ठीक है, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, चलिए देखते हैं। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों यह लड़ा गया था यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 चलिए देखते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अब आपको यहां पर यह बात बतानी है, ठीक है। जो महाबलीपुरम में रथ मंदिर हैं इनका निर्माण किस शासकों के द्वारा या किस वंशों के द्वारा या किसके द्वारा कराया गया था, इस बारे में बात की गई है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? तो ये कराया गया था दोस्तों पल्लवों के द्वारा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर भी ठीक है, पल्लवों के द्वारा कराया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। शिव गुफा कहाँ स्थित है? बताना है आपको, शिव गुफा कहाँ स्थित है। चलिए बता देते हैं दोस्तों शिव गुफा जो है ये कहाँ पर है? एलिफेंटा गुफाएं में है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, एलिफेंटा गुफाएं में स्थित है। राइट आंसर है इसका ए। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? चलिए दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी बताया था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कहाँ पर, कमेंट में बताना है। और 40 क्वेश्चन में से दोस्तों ईमानदारी से बताना अपना, यानी बिल्कुल सच बोलना। 40 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है दोस्तों, 30 रहा, 35 रहा, जितना भी रहा कमेंट में सच बताना, ठीक है। अगर दोस्तों आपको उस क्वेश्चन में डाउट है, जैसे कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, जैसे कि दोस्तों आपने बता दिया हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में दोस्तों हमने इसका राइट आंसर बता दिया आपको महाराष्ट्र, तो फिर आप कह रहे हैं हाँ इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको इसका उत्तर नहीं पता था, आपने पहले हिमाचल प्रदेश किया था ना, तो आपको सच बोलना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र, हमने ये बता दिया अब, ठीक है। तो आपको कमेंट में दोस्तों एक उत्तर बताना है। चलिए मैं उसको बोल देता हूँ।
चलिए बता देते हैं दोस्तों एक बार, ठीक है। आपको उसका नाम बताना लेखक का। चलिए पुस्तक बोलता हूँ मैं एक, यानी कि विक्रमाका देवचरित। विक्रमाका देवचरित किसका मतलब, इसका लेखक कौन है? विक्रमाका देवचरित का लेखक कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, जो परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उसी को मैं आपसे पूछता हूँ बार बार, ताकि आपको याद हो जाए। और जो क्वेश्चन आप कमेंट में बताओगे दोस्तों, कहीं से भी सर्च करके, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की 100% आपको याद हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन कमेंट में दिया करें उस क्वेश्चन का आंसर दिया करो, वह क्वेश्चन आपको 100% याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आपको बताना है, मैंने अभी पूछा था आपसे विक्रमाका देवचरित के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? विक्रमाका देवचरित के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं दोस्तों, चलिए नहीं, आपको कमेंट में ही बताना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।